तो ये आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। याद रखिएगा कि वेन डायग्राम जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बोला था कि किसी भी सेट को डिस्प्ले करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमने रोस्टिंग मेथड पढ़ा था जहाँ पे हमारे पास एक इंग्लिश स्टेटमेंट होती है और उससे हम लोग क्या करते हैं, एक सेट को बनाते हैं। बेसिकली हम लोग ए इज इक्वल टू ब्रेसिस डाल के और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करते हैं। और दूसरा जो तरीका हम लोगों ने पढ़ा था वो बिल्डर नोटेशन था। बिल्डर नोटेशन में क्या था कि एक्स सच डैट एक्स, और आगे जो कंडीशन हमारे पास गिवन होती थी हम लोग उसको एज इट इज़ मेंशन करते थे। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है और उस तरीके को बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, ये बेसिकली जो मैथमेटिशियन है जॉन वेन, उसके नाम से बेसिकली मंसूब किया हुआ है। अब याद रखिएगा कि जब भी हम सेट बनाएंगे तो सेट के अंदर दो चीज़ें लाजमी होंगी। नंबर वन हमारा यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यहाँ पर ना रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं इधर ही खड़े होकर समझाऊँगा कि आवाज़ मेरी ज़्यादा इधर रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, अब अगर हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये एरिया जो हमारा ये वाला रेक्टेंगुलर जो गिवन है हमारा, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कोई मुझे बता सकता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें हर सेट लाई करता हो। तो सपोज कर रहे हैं कि मैं अगर आपको क्वेश्चन कहता हूँ कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो हमारा सेट ए और हमारा सेट बी ये दोनों इस रेक्टेंगुलर के अंदर आएंगे। ये बात क्लियर होगी है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं सबसेट। सबसेट इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो किसी सेट की टाइप, किसी सेट के पार्ट को कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जिस्म का बाजू मेरे जिस्म का सबसेट है। क्यों? क्योंकि वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन मेरे जूते जो हैं वो कभी भी मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं हो सकते, तो मैं कहता हूँ कि माई शूज़ आर नॉट द सबसेट ऑफ माई बॉडी। ठीक है, तो जब हम लोग आगे सबसेट बनाएंगे तो हम सबसेट को बेसिकली इस चीज़ से डोनेट करेंगे, यानी आपका जो सर्कुलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसेट क्या मतलब हो गया कि अगर एक हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर दो सेट गिवन है ए और बी, तो हम फिर दो गोल दायरे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दो सबसेट बन रहे हैं किसके? एक यूनिवर्सल सेट के। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सबसेट बनाए जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। मे भी शायद आपने सेकंड ईयर में वेन डायग्राम पढ़ी हो तो आपको थोड़ा बहुत नहीं पता। चलो ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमारी वेन डायग्राम में होती है उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। अब यूनियन क्या चीज़ होती है? जब हम दो सेट्स को आपस में कंबाइन करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट था ए, अब इसमें था 1 2 3, ठीक है। एक मेरे पास दूसरा सेट था जिसमें था वाली 3 और 4। तो जब मैं इसका ए यूनियन बी कैलकुलेट करूँगा, अभी मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा वेन डायग्राम समझाने के लिए कि यूनियन करता क्या है, तो हम लोग इनको कंबाइन नहीं करके लिखते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 जो मैंने पहले भी बोला था, सेट हमेशा डिस्टिंक्ट होता है। दैट्स मीन कि जो 3 बार बार रिपीट होगा हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तीसरा 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन का मतलब क्या होता है? मुत्तहिद हो देना, इत्तेहाद पैदा कर देना। ठीक है, तो यूनियन भी बेसिकली हमारा यही काम करता होता है कि जहाँ पर हम दो सेट्स को आपस में कंबाइन करके लिखते हैं और अगर बीच में कोई मिसाल के तौर पर रेपिटेशन में आ रहा हो कोई एलिमेंट तो हम उसको एक सिंगल टाइम लिखते हैं। अब इसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसको मैंने पहले बोला कि यूनिवर्सल सेट है, तो दैट इज़ द रीज़न अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ऊपर यू लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चाहिए मुझे बताएं इसमें कितने सेट हैं? हमारे पास दो है। कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, दैट इज द रीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो गोल दायरे बने हुए। ये ए सेट ए का और ये किसका हो गया? सेट बी का हो गया। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ए यूनियन बी में चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये एरिया ओवरलैप हो रहा है। ये बात है, ये ओवरलैप्ड एरिया, ये ओवरलैप्ड एरिया जो है बेसिकली ये उन एलिमेंट्स के लिए है, उन सेट के एलिमेंट्स के लिए है जो बेसिकली हमारे कॉमन निकल के आए हैं। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। सपोज करें क्वेश्चन है आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है, आपने इसकी वेन डायग्राम क्रिएट करनी है ए यूनियन बी के थ्रू।
तो आपने सबसे पहले ए यूनियन बी, अच्छा इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले ही इसका आंसर जो है अपने पास लिख लो, रादर देन कि आप डायरेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे आओ। आप पहले इसका ऐसा लिख दो कि ए यूनियन बी हमारा किसके बराबर होगा 1 2 3 4 5, कॉमन कौन सा था 3। तो अब हमें ये तो चीज़ क्लियर होगी है कि हमारा ए यूनियन बी जो है वो बेसिकली इसके इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हम दो सेट बनाएंगे, एक सेट बनेगा हमारा ए का और दूसरा सेट बनेगा हमारा बी का। ठीक है, पीछे रख दो। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोगों ने बीच वाला एरिया मुकम्मल करना है जो ओवरलैप हो रहा है। कौन सा ऐसा हमारा इस सेट के अंदर चीज़ थी जो रिपीट हो रही थी 3। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, याद रखिएगा 5 तक है, 3 4 5 भी है इसके अंदर, वो पहले 3 और 4 तक रखा हुआ था। ठीक है, तो दैट इज द रीजन अगर आप देखेंगे जो ओवरलैप्ड एरिया है इसके अंदर हम लोगों ने खाली 3 लिखा हुआ है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर हम लोगों ने इसको 3 लिख दिया, ये वाला मुकम्मल हो गया। अब सेट ए के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स लिख देंगे और सेट बी के अंदर जो सेट बी के एलिमेंट्स आए थे वो लिख देंगे। और हमने इस पूरे एरिया को शेडेड करना है इस तरह। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर है वो बेसिकली कंबाइंड पूरा सेट ही है। दैट इज़ द रीज़न हम जब इसको करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ए यूनियन बी जब फाइंड करेंगे तो इसको दोनों को कंप्लीट शेडेड करेंगे ये शो करने के लिए। अच्छा, इसमें हम दो तरीके, आप लोग इस तरह लाइन भी डाल सकते हो या आप कलर भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। बेटर है कि कलर ले हो तो वो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो एक ऑप्शन दे देगा। कोई बिग रेड कलर उठा के ले आओ और उससे आप उसको जो है ना वो हाईलाइट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा ए यूनियन बी की शेडेड में आ गया। ठीक है, आपको मैं आज से सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है ना, कोरोना में पास की थी तो क्या हुआ, मतलब बड़ा वेन डायग्राम होती है ना सेकेंड ईयर में। अच्छा, चलो। अब दूसरा हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, इंटरसेक्शन कहते हैं जहाँ पर हम लोगों ने दो सेट में से सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को निकालना होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालूँ तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? मेरे पास सिर्फ 3 आंसर आएगा। क्योंकि इंटरसेक्ट ये बताता है कि हमें दो सेट का सिर्फ वही आंसर शो करवाना है जो कॉमन आएगा। अब आप अगर डायग्राम में देखो तो हमारे पास ये वही क्वेश्चन था, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, लेट बी इज इक्वल टू 3 4 5। मुझे पहले क्लियर करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा आएगा, 3 ही है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि ये मेरा यू है। आप इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सेट ए बनाया है जिसका मैंने गोल दायरा ये बनाया हुआ, और उसके बाद मैंने एक सेट बी बनाया है जिसका मैंने गोल दायरा यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब मुझे बताएं कॉमन कौन सा निकल के आया, 3 निकल के आया, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब जो बाकी एलिमेंट्स बच के सेट ए के वो मैंने सेट ए में लिख दिया, जबकि यहाँ पर मुझे ए लिखना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए। ठीक है, और इसी तरह ये मेरा सेट बी था, जो सेट बी के एलिमेंट्स बच गए वो मैंने बी में लिख दिए। इंटरसेक्ट में क्या हमने बताया था कि आंसर क्या होता है हमेशा हमारा जो कॉमन आता है। दैट इज़ द रीज़न अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो शेडेड एरिया है वो खाली सिर्फ 3 है। ठीक है, यानी जो आप कलर यूज़ करोगे या लाइन्स मारोगे वो खाली सिर्फ शेडेड जो हमारा कॉमन निकल के आएगा आप खाली उसको शो करोगे। इंटरसेक्ट के अंदर यही चीज़ होती है। ठीक है, अब हो सकता है कि जब पेपर में आपको क्वेश्चन आए तो ये भी आ सकता है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, तो इसका मतलब क्या कि कितने सेट हो गए हमारे पास, 3 सेट हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम एग्जांपल देते हैं कि जाहिर सी बात है कि इतना इजी क्वेश्चन भी तो नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक और कुल दायरा बनेगा। एग्री? ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसा की कॉमन है जो इन दोनों में, मिसाल के तौर पर 3 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे और बाकी जो होंगे फॉर एग्जाम्पल 6 और 7 होगा वो हम इधर लिख देंगे और यहाँ पे हम इसको सी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है बसा हुआ कि 6 7 सेट्स का इकट्ठा इंटरसेक्शन आ जाता है। तो आप चाहो तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई है, किसी को ना समझ आ रही हो? ईजी है बिल्कुल, ये सेट्स का चैप्टर है ही ईजी है वैसे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकाला कभी आप लोगों ने? कभी आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला हो? कभी कभी इसको मॉड भी बोलते हैं लेकिन ये अलग होता है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, u माइनस ए ना, तो u माइनस ए का मतलब क्या हो गया, ए के वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं है।
एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, लिखा हुआ है क्रिएट वेन डायग्राम। अच्छा, इसको दो चीज़ों से डिनोट किया जा सकता है। ये मेरे पास चूँकि सबस्क्रिप्ट नहीं था, ये ए और सी बनता है, यानी सी यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उनको मैं बता देता हूँ, ये जो सी है बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ए के ऊपर, ठीक है। तो अब लिखा हुआ क्रिएट अ वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट या ए ऑफ सी ऑफ यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरा सेट क्या मेरे पास गिवन है, मार्क 1 3 5 7, ये 4 एलिमेंट्स हैं। और निकालना क्या था मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वैसे का वैसे ही लिखेंगे, यही बात है। और हाईलाइटर यूज़ करके हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल बॉक्स बनाएंगे। ये किस चीज़ को शो करेगा, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने निकालना क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो इसका सेट ए है उसको मेंशन कर देंगे, यानी ये जो गुलदारा, क्योंकि सेट कितने यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, यूनिवर्सल तो ओवरऑल है ना, यूनिवर्सल तो हमने बना दिया ये डब्बे वाला। ए बी कितने यूज़ हो रहे हैं, एक ही यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न। अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर गुलदारा एक ही बना हुआ है, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि ए के वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं, सेट ए आपके पास ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यू के, ए के जो यू में मौजूद नहीं है, 1 से 0 से स्टार्ट करते, 0 है नहीं है, तो हम लोग ऐसा करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में 0 लिख देंगे। अच्छा जी, 1 है, यस है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अभी हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, इसको हम बाद में फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 है, इधर है, ये 2 तो यहाँ पे है ना, यूनिवर्सल में है, यहाँ पे तो नहीं है ना, तो हम 2 को इधर बाहर लिख देंगे। उसके बाद 3 है, हाँ है, दोनों में है, ये देखें, ये भी है और ये भी है। 4 है, नहीं है, 4 सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है। उसके बाद 5 है, यस 5 दोनों में है, तो फिलहाल हम इसको ए में लिखेंगे, ए की फिलिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 है, नहीं 6 नहीं है, इसका मतलब ये हाली किस में आएगा, यूनिवर्सल सेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 है, यस 7 है, तो हम लोग फिलहाल 7 को नहीं लिखेंगे। 8 है, हाँ जी दोनों में है, सॉरी 8 नहीं है ना, हाँ तो 8 इसलिए हम लोगों ने तो बाहर लिख दिया। अब तो आगे ये सेट ख़त्म ही हो गया, तो 9 और 10 भी दोनों के दोनों इधर बाहर आ जाएंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो ए का गुल दायरा बनाया हुआ था, उसके अंदर हम लोगों ने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बाहर मौजूद नहीं थे। कौन कौन से थे, 1 3 5 और 7। और चूँकि सेट कौन सा था, ए। अच्छा ये मैंने गलती से किया हुआ है, यहाँ पर ए बाहर नहीं लिखना, ए अंदर लिखना है, क्योंकि बाहर वाला तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, तो इस गोल दायरे के अंदर जाके आप लोगों ने ए लिखना है। तो ये बेसिकली मेरा ए कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। अब इसका मतलब क्या, अगर आप जनरली भी ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना, तो इसका आंसर यही आएगा, 0 2 4 6 8 9 और 10। ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आता ही है u माइनस ए। क्लियर? चलो ये तो बिजली बंद हो गई है। नॉर्मली जो हम डिफरेंस को डोनेट करते हैं वो a माइनस बी से करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास दोबारा वही कि एक यूनिवर्सल सेट बना दिया हम लोगों ने ये बॉक्स करके। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों को यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बनाना और उसके साथ u लिख देना है, ठीक है। अच्छा जो बुक के अंदर एक्सरसाइजेस गिवन है उसके अंदर आपको u नहीं लिखा गया, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, अगर आप नहीं भी लिखते तब भी कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताएं सेट कितने हैं, यहाँ पर a सेट है और एक b सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं a माइनस बी फाइंड कर लेता हूँ। b के वो एलिमेंट्स जो a के अंदर मौजूद नहीं है, कौन कौन से हैं, 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, इसलिए मैंने 1 और 2 लिख दिया है। 3 है तो नहीं लिखेंगे, 4 है 5 है नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो a माइनस बी का क्या आएगा, 1 to 5, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने सबसे पहले एक बड़ा गुल दायरा लगाया है इसको डोनेट करने के लिए, ए को डोनेट करने के लिए, ठीक है। और उसका कुछ पार्ट जो है वो बेसिकली उसके अंदर एज अ बी मौजूद है। दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने जो दूसरा सर्कल लगाया बी का वो इसके अंदर लगाया। मुकम्मल काम। अब हम लोग राइटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब हम लोग पहले ए माइनस बी का आंसर लिख देते हैं, क्या है हमारे पास 1 to 5। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 to 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ए माइनस बी है, बी माइनस ए होता है तो फिर आंसर इसका डिफरेंट होता, ठीक है। अच्छा
अब जो हमारा बी एलिमेंट बी जो है अगर आप उसको देखेंगे तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास रह गए थे, बाकी 3 और 4, तो 3 और 4 हम लोगों ने इधर लिख दिया है। अब हमने देखना है कि हमने शेडेड किसको करना है। शेडेड a माइनस बी था, b माइनस ए तो नहीं था। अगर b माइनस ए होता तो हम फिर इसको शेडेड करते, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे a माइनस बी पूछा गया तो आंसर a में आना है, ये बात है। तो इसीलिए, और देखो तो आंसर आया भी a में ही है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमने इस एरिया को शेडेड किया हुआ है। अगर हम b माइनस ए करते तो शायद b बाहर होता, a अंदर होता और हम b को शेडेड करते इस तरह करके। ये चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। लास्ट है इसके अंदर प्रॉपर सबसेट। सबसेट किसको कहते हैं, जो पार्ट होता है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो कंप्लीटली पार्ट होता है उस चीज़ का। अब कंप्लीटली पार्ट से तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि दो गोल दायरे बनेंगे और एक दूसरे के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि वो उसका पार्ट है। तो हम लोग कभी भी ये नहीं कर सकते कि एक गोल दायरा हम इधर बनाएं और दूसरा गोल दायरा हम इधर बनाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब दो गोल दायरे बनेंगे जो एक दूसरे के अंदर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, यानी एक हमने रेक्टेंगुलर खींचा, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉपर सबसेट हमने बताना है कि ये a माइनस बी नहीं लिखना, यहाँ पे 6 नहीं आता, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये वाला नहीं है। मैंने शायद वो कॉपी किया स्लाइड ऊपर से तो वो इधर से नीचे आ गया, ठीक है। हमने शो करना है कि क्या a जो है वो b का पार्ट है या नहीं है। a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि a हमारे पास गिवन है तो हम लोग सबसे पहले a का कुल दायरा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग b का लगाएंगे यहाँ पे। आई थिंक सो क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ, सही लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 1 और 5 और दूसरा क्या था 3 और 4। ये a माइनस बी नहीं आता, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट जो होता है इसका निशान ये होता है, ये जो c वाला, ये शायद आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे a बेसिकली a प्रॉपर सबसेट ऑफ b आएगा। और देखिए क्या आंसर आ रहा है, 1, 5 और 6। 6 कैसे आ रहा है भाई, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। 3 क्या चीज़ है, हाँ नहीं, ऊपर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है ना मैंने, एक्चुअली मैं अब उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। आई थिंक सो b के अंदर खाली 6 है और a के अंदर 1 और 5 है, इसका मतलब b मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग a प्रॉपर सबसेट ऑफ b करेंगे, सबसे पहले देखें हम लोगों ने a के अंदर 1 और 5 लिख दिया क्योंकि a के अंदर 1 और 5 है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या थी, b के अंदर हमारे पास क्या था, अब इसको निगलेक्ट कर दें, सोचें यहाँ पे 6 ही लिखा हुआ है, तो b के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। लेकिन हमने इस पूरे किसी को भी शेडेड नहीं करना, इसकी वजह कोई बता सकता है कि क्या वजह, ये कोई आंसर नहीं है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि a जो होगा वो b का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अगर b a का प्रॉपर सबसेट होता तो फिर हम क्या करते, हम लोग यहाँ पर a लिखते, यहाँ पर b लिखते, b के एलिमेंट्स इधर लिखते, a के एलिमेंट्स इधर लिखते। ये सिर्फ डायग्राम बताने के लिए है कि ये कंबाइंड ही होता है, a और b। सब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट, सेट का एक पार्ट। ये क्या है कि a और b है, a हमारे पास 1, 5 था जो कि इटसेल्फ एक a का पार्ट था, लेकिन चूंकि वो प्रॉपर सबसेट है b का तो वो b का भी पार्ट है। दैट इज द रीजन हम इसको शेडेड नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों को एक असम्पशन दे रहा है। हाँ जी आ जाए, क्योंकि ये हम लोगों को सिर्फ एक असम्पशन देता है कि भाई ये इसका पार्ट है। दिस इज नॉट द आंसर। इससे कोई आंसर आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल पा रहे, तो ये सिर्फ इसके प्रॉपर सबसेट शो करने के लिए। क्लियर, किसी को ना समझ आ रही हो? अच्छा, वैसे तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता था, लेकिन चूंकि बुक के अंदर 2 क्वेश्चन गिवन थे और कोई पता नहीं, चूंकि ये अब शायद आपका मिड टर्म के बाद का पार्ट है, तो मैं इसलिए आप लोगों को करा रहा हूँ। लिखा हुआ पावर सेट। अच्छा, पावर सेट याद रखिएगा, पावर किसको कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, ताकत को। पावर का मतलब ये है कि हर पॉसिबल सेट जो उससे बनाया जा सके, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ 0, 1, 2, यानी एक सेट है हमारे पास 0, 1 और 2 के मुताबिक, ठीक है। आपने इसका पावर सेट बनाना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पावर सेट क्या चीज़ होती है, हर पॉसिबल सोल्यूशन जो उसके अंदर लाई कर सकता हो। तो अब हम सोल्यूशन ऑफ द पावर सेट कर रहे हैं 0, 1, 2, ठीक है। आप यहाँ से शुरू करिए, उसको पूरा लाइन को छोड़ दें। P इज इक्वल टू 0, 1, 2, सबसे पहले एम्प्टी सेट यानी 5, उसके बाद फिर 1, 0, फिर 1, फिर 2। अब शुरुआत करेंगे 0, 1, 0, 2, 1, 2,
ठीक है, और लास्ट पे जो सेट इटसेल्फ खुद होगा वो भी उस पावर सेट का पार्ट होगा। तो अगर यहाँ पे 0 1 2 लिखा हुआ है तो एंड पे 0 1 2 हम दोबारा लिखेंगे। ये हमारा पावर सेट है। पावर सेट शो इस चीज़ को करता है कि हर पॉसिबल सोल्यूशन जो उसके अंदर बनता हो। बुक के अंदर एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन के साथ गिवन है कि अगर एक सेट एम्प्टी है, ठीक है, फाई है, तो मुझे बताएं कि उसका पावर सेट क्या होगा, क्या पावर सेट होगा या नहीं होगा, मुझे आंसर दें इस चीज़ का। मतलब फाई है, फाई और एम्प्टी एक ही चीज़ होती है, तो क्या उसका पावर सेट हो सकता है? हो सकता है। फाई इटसेल्फ बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर भी फाई को इंक्लूडेड किया गया है, तो आप ये बोलोगे कि फाई चूंकि बेसिकली पावर सेट का पार्ट है तो हम लोग इसका आंसर फाई के साथ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये लफ्ज़ आपने शायद पहले भी सुना होगा, डाटाबेस पढ़ के आए हैं आप लोग, A क्रॉस B। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं बोलूँगी मुझे 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएं तो क्या होगा? 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, इस तरह चलता है। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि जो भी सेट A के एलिमेंट्स होंगे उनको सेट B के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पहले पावर सेट और इसमें। पावर सेट के अंदर हर पॉसिबल सोल्यूशन होता है, ठीक है, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं होती। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे के सब एलिमेंट्स के साथ, फिर पहले सेट के एलिमेंट, पहले सेट के दूसरे एलिमेंट का बाकी सब एलिमेंट्स के साथ। ना ही इसके शुरू में फाई आता है और ना ही हम इसको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, और ना ही इसके एंड के ऊपर हम लोग जो है वो दोबारा उस सेट को रिपीट करके लिखते हैं जिस तरह हम लोगों ने पावर सेट में लिखा है। चलें, सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास क्या था, 1 और 2, और B क्या था हमारे पास, A B और C। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 A 1 B 1 C, उसके बाद ये मुकम्मल हो गया। अब 2 की बारी है, 2 A 2 B और 2 C। इसके अलावा इसके अंदर और कोई सेट लाई नहीं करेगा। ना ही इसमें फाई आ सकता है, ना ही इसमें A B और C अलग आ सकते हैं, 1 या 2 अलग आ सकता है, और ना ही ये सेट इटसेल्फ A और या B वाला रिपीट हो सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। आपके मिड टर्म के पेपर के अंदर इसमें से क्वेश्चन गिवन है, इसके मतलब इस पूरी स्लाइड के अंदर से। वेन डायग्राम अगर आती है आप लोगों को, कोशिश करें कि अपने पास एक रेड कलर रख लें जो कलर पेंसिल वाला होता है, ठीक है, हाईलाइटर रख लें अपने पास ताकि आपको वो लाइन्स ना मारनी पड़े। इजीली आप उसको हाईलाइट करके आप बता सकें ये A है या B है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो प्रॉपर सबसेट है ये बुक के अंदर मौजूद नहीं है आपकी, ये जनरली आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है